अब हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात हम करें तो आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जो है जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो ये एराबिडाप्सिस नामक पौधे से प्राप्त हुआ था। फिर है पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। फिर ये डीएनए प्रशिक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। फिर है भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया? तो प्रोफेसर गोपीनाथन ने। अगला है 2AD किसका उदाहरण है? तो खरपतवार नाशी का उदाहरण है। बायोपिच में क्या होता है? तो आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। फिर किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है या माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर को। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं जैव तकनीक से संबंधित है? तो यह जाएगा सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। फिर है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा सेकेंड नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। फिर है एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो क्लोन। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आगे है कि मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन है? तो यह है डॉली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो हो जाएगा UTX जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। परखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो माता पिता के शरीर के बाहर। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो 3 पेरेंट बेबी। किस वैज्ञानिक को सूजनिकी का जनक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। फिर है जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस फ्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार वर्ष 1953 प्रस्तुत किया गया था। फिर है जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है? तो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से वैगन की एक नई किस्म बीटी वैगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना। अगला भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष 1986 में। अगला डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोज। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अंगुली छापन। फिर अगला है बीटी वैगन मेक्सिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी वैगन विकसित किया गया था। फिर राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। तो ये एल कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। फिर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। टेरी
जिसको कहते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये डॉक्टर GS खुश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत है। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? तो हो जाएगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु। फिर अगला है 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रथम सकल हृदय प्रत्यारोपण किया गया। अगला है कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की जो तकनीक को क्या कहते हैं? तो बायोमेट्रिक्स। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीकी और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। फिर भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा एर्नाकुलम, केरल। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में है। फिर आगे है भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। फिर है प्रसव द्वारा एमनियोसेंटमिस विधि का भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। फिर शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? तो हो जाएगा कायिक कोशिकाएं। फिर अगला इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा चंडीगढ़, 1984। फिर है अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषण तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाती है? तो हो जाएगा जैव उर्वरक। फिर राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बायोटेक पार्क। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाता है। अगला है सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइटोन सिंथेज तथा फाइटोन जो है डिजाटूरेज। देश में 2 प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अगला है कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? तो हो जाएगा बैक्लोवायरस। फिर CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? तो जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। फिर आगे है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देखो ये हो जाएगा यूरी गागरिन वर्ष 1961 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो वो था लूना सेकंड। 13 सितंबर वर्ष 1959 ईस्वी में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। फिर है नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 में। फिर है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा
की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को। फिर है 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 था। मार्स 3 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये सोवियत संघ। फिर है एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है? तो ये हो जाएगा 24 घंटे। फिर है तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? तो ये चीन हो जाएगा। अगला, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? तो ये हासन कर्नाटक में। मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। वर्ष 2022 में किस निजी कंपनी द्वारा भारत का प्रथम निजी रॉकेट विकसित किया गया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम यश रखा गया है। यह प्रारंभ परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। फिर वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कूट नाम दिया गया है? तो स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1980 ईस्वी में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी फर्स्ट का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो यह जाएगा SLV 3 वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वर्ष 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कौन? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, वर्ष 1963 में। फिर अगला है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। पोखरण नाभिकीय परीक्षण सेकंड कब किया गया? तो 11 मई 1998 में। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो ये बुध। DRDO द्वारा निर्मित मानव वायुयान है? तो ये जो है रुस्तम फर्स्ट। फिर है क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो ये मंगल। फिर है स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये 15 अगस्त 1959 में 69 में। फिर है कब की गई? 15 अगस्त 1969 में। फिर अगला है गगनयान मिशन हेतु व्योम मित्र नामक रोबोट किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये इसरो हो जाएगा। फिर है सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये हो जाएगा बैकानूर। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान को फैट बॉय नाम दिया गया? तो ये हो जाएगा GSLV MK 3। मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। फिर है मेघा ट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसीज का संयुक्त उपग्रह मिशन। इसे इसरो के PSLV C18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। फिर है MOM का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला है चंद्रयान सेकंड किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV मार्क 3। फिर आर्टेमिस मिशन किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण से संबंधित है? तो चंद्रमा के नासा का मानव मिशन। फिर अगला है मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो ये नासा का। फिर है भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो ये एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का। फिर है नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? तो ये प्लूटो। फिर है गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? तो ये बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है।
भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये एप्पल प्रक्षेपण 1981। फिर है चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 6वां। फिर है आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कार्टोसैट उपग्रह। फिर है मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यह है PSLV-25। फिर संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाली कौन सी राष्ट्र है? तो यह हो जाएगा 4था। फिर अगला है विश्व के कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण। यह है लॉन्चिंग स्टेशन और इधर है देश। तो श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा जो स्टेशन है वह आंध्र प्रदेश भारत में है। फिर है ये है आस्ट्राखान रूस और ये हो जाएगा प्लेसटक कॉस्मोड्रोम, ये रूस हो जाएगा। फिर है केप केनवरल, ये फ्लोरिडा यूएस जो है USA। फिर है कैनेडी स्पेस सेंटर, ये मैरिट आइसलैंड फ्लोरिडा USA द्वारा। फिर है अगला है कोरू, ये जो है फ्रेंच गुयाना का है, दक्षिण अमेरिका का देश है। फिर ये अगला है पामाचिम एयरवेस, ये इजराइल का है। फिर है उचिनोरा स्पेस सेंटर, ये है जो है कोगोशिमा जापान का। फिर है यूमेग, ये ऑस्ट्रेलिया का है जो है। ये है हमाम शहर, ये जो है ईरान का है। फिर है बैकानूर, मतलब बैकानूर जो है ये कजाकिस्तान पूर्व सोवियत संघ का है। फिर है अल अनवर, ये इराक का है। फिर अगला है जिडक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर, ये चीन का है। अगर हम बात करें 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया था। फिर अगला है रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी में से संबंधित है? तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। फिर है भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये अग्निकुल कॉस्मॉस। फिर है मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ, इसका क्या नाम है? तो ये है ALH-84, मतलब 8400 क्या हो जाएगा 84,001 कह सकते हो, क्या हो जाएगा ALH-84,001। फिर है भुवन क्या है? तो ये इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। फिर है वायु अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था एलेक्सी लियोनोव जो है 18 मार्च 1995। फिर है नासा की जेट क्या है? नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये है पासाडेना कैलिफोर्निया में। फिर है इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र STIC कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगरतला त्रिपुरा में। फिर है थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। फिर है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। फिर है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का क्या नाम था? तो ये था ईगल। फिर है सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन था? तो ये था आर्यभट्ट 1975। अगला भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? तो ये अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत ने भेजे हैं। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। GSLV मार्क सेकंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नॉटी बॉय के नाम से जानते हैं। फिर भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? तो ये इजराइल के सहयोग से। फिर अगला है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम। अगर हम इसकी बात करें, इधर अंतरिक्ष है, ये वर्ष और ये विशेष तथ्य। अगर स्पुतनिक फर्स्ट की बात करा जाए तो ये 4/10/1957 को लॉन्च किया गया। यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। फिर स्पुतनिक सेकंड की बात करें तो 3/11/1957 को हुआ था।
यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला प्रथम उपग्रह था। फिर स्कोर की बात करें तो यह 18/12/1958 को लॉन्च हुआ था। यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। लूना थर्ड की बात करें तो ये 4/10/1959 को ये जो है प्रथम अंतरिक्ष अभियान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्र भेजे थे। फिर है वोस्टॉक फर्स्ट, ये 12/4/1961 को हुआ था। ये जो है पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्रा थी। अगला है वोस्टॉक फर्स्ट, ये तो हो गया। वोस्टॉक सिक्स की बात करें तो ये जो है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जो है वोस्टॉक 6 जो है ये 4/12/1963 को लॉन्च हुआ था। फिर है इंटेलसेट, ये 6/4/1965 को हुआ था। ये व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह था। फिर है वेनेरा 7, ये जो है 15/12/1970 को हुआ था। ये किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान था। फिर लूना 9, ये जो है 31/1/1966 में हुआ था। ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। फिर है सोयूज 4, ये 14/1/1969 को हुआ था। ये प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। फिर है अपोलो 11 जो है ये 16/7/1969 को हुआ था और ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अगला है मार्स 2, ये 19/5/1971 को जो हुआ था और ये है मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। फिर है होप, ये 19/7/2020 को ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम अंतरिक्ष यान था। फिर हम अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयों की बात करें तो हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी इसे बोलते हैं BSSC, ये तिरुवनंतपुरम केरल में। और रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण यान विक्रम जो है प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं और प्रक्षेपण यान जो था वो था SLV 3, ASLV, PSLV एवं GSLV इसी केंद्र में विकसित किए गए हैं। फिर हो जाएगा इसरो उपग्रह केंद्र ISAC, ये बेंगलुरु कर्नाटक। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण संबंधी कार्य। फिर है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ASAC, ये अहमदाबाद गुजरात। ये जो है दूरसंचार और टेलीविज़न में उपग्रह का उपयोग और पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन आदि से संबंधित कार्य। फिर है सार केंद्र, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और भारतीय जो है प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण। फिर है ध्रुव प्रणोदक प्रणाली केंद्र ELPSC, ये तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं इसरो के उपग्रहों प्रक्षेपण यानों एवं उनमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रक प्रणालियों से संबंधित है। अगला है इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क ISTRAC, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, भूकेंद्र हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। अगला है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISU, ये तिरुवनंतपुरम केरल जो है प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास करना। फिर राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA, ये जो है हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र बालानगर है। अगर हम बात करें ये जो दोनों है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल, हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र जो है बालानगर है। ये जो है प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास करना, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के यानी कि 3.5 किलोग्राम नैनो उपग्रह का नाम है जुगनू। फिर अगला है
रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वह 1958 ईस्वी में हुई। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC कहाँ स्थित है, तो ये ट्राम्बे मुंबई में। फिर है हंसा सेकंड क्या है, तो ये है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है। फिर है कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है, तो यह है पराध्वनिक प्रक्षेपण प्रक्षेपास्त्र। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। फिर विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, तो ये रूस में जो है आबर्निस्क परमाणु बिजली घर 1954 ईस्वी में। फिर सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय मिसाइल कौन थी, तो ये थी पृथ्वी। अगला T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है, तो यह है भीष्म। अगला है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था, तो ये सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया है, तो ये भारत और रूस के द्वारा। अगला नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो ये नई दिल्ली। DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत ऑयल फ्रेट टैंकर कौन सा है, तो INS शक्ति है। फिर अगला है नाग एक टैंक रोधी मिसाइल यानी एंटी टैंक मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है, तो यह है नाग। फिर है सतह से सतह मार करने वाली सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल। और गति इसकी कितनी है, तो गति की ध्वनि से बहुत अधिक। फिर अगला है भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसका क्या नाम है, तो इसका अग्नि सेकंड नाम है। फिर अगला है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसे हम बोलते क्या हैं, ICBM। फिर है भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है, तो ये इजराइल से। फिर है भारतीय वायु सेना का पहला स्वदेशी क्या है, भारतीय वायु सेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो ये है तेजस। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वर्ष 1971 में स्थापित किया गया। अगला है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ये 18 मई 1974 में। अगला है एडमिरल गोर्शकोव जिसे रूस ने बनाया है वो क्या है, तो ये है नौसैनिक विमान वाहक जहाज। फिर अगला है भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है, तो ये तेलवाहक पोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था, तो ये व्हाइट सैंड से 16 जुलाई 1945 में। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये वाल्टर डार्नबर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। अगला है नेत्र किस श्रेणी जहाज है, तो ये मानव रहित हवाई यान है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। फिर है लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो DRDO द्वारा। अगला है पृथ्वी क्या है, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की जो है प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है। फिर आगे है अगला है कि DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है, तो ये डॉपलर प्रभाव प्रणाली। अगला है रेवती क्या है, तो ये DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। अगला है IGM-DP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी
जो है प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो ये है त्रिशूल। फिर है ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम है, तो ये है पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का। अगला है सिलिनेक्स क्या है, तो ये भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास है। अगला है चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जापान से संबंधित है। फिर है INS अस्त्रधारिणी क्या है, तो ये है टारपीडो प्रमोचन और जो है पुनर्प्राप्ति जलयान। अगला किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा स्क्रैम जेट इंजन। फिर अगला है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो INS अरिहंत है। मालाबार क्या है, तो ये भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भारत और इंडोनेशिया। अगला है चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया, तो फ्रांस के साथ। फिर है अस्त्र किस प्रकार का जो है प्रक्षेपास्त्र है, तो ये आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है वासेनर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीक को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। अगला है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की, तो ये जो है जून 2016 में 35वां सदस्य। फिर है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित INS खंदेरी किस देश के सहयोग से बनाई गई, तो ये फ्रांस के सहयोग से बनाई गई। फिर अगला है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखो लड़ाकू विमान इधर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर हम तेजस की बात करें, तेजस विमान की, तो जो है ये तेजस स्वदेश निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान LCA है और इसका विकास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। ये एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। फिर हम राफेल की बात करें, राफेल जो है ये बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी दसाल्ट एविएशन ने किया था। अगला है सुखोई 30। ये भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है और सुखोई 30 से विमान श्रेणी की जो है 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। अगला है MiG-29। ये भारत व रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अगला है अवाक्स। ये जो है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है। अगला है ध्रुव। ये स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर अगला है निशांत। यह पायलट रहित जो है प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने में सक्षम है। फिर है पिनाक। ये जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला है सारथ। जो है ये सारथ एक तरह का प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश त्रिशूल व नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। फिर अगला है भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र। ये जो है पृथ्वी की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है और जो है पृथ्वी फर्स्ट मारक क्षमता 150 किलोमीटर थल सेना में शामिल। फिर है जो पृथ्वी सेकंड मारक क्षमता ये जो है 250 किलोमीटर वायुसेना में शामिल। पृथ्वी थर्ड जो है वो मारक क्षमता 350 किलोमीटर, ये नौसेना में शामिल। फिर पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण ये जो है फरवरी 1988 में
चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। फिर त्रिशूल की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो है त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 28 दिसंबर 1996 को किया गया था और इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 मीटर है, 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। ठीक, फिर आकाश की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अग्नि फर्स्ट मारक क्षमता 1250 किलोमीटर, अग्नि सेकंड जो है ये मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि थर्ड मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक, फिर अग्नि जो है फिफ्थ मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर, अग्नि फिफ्थ मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक। फिर अगला है अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइलें तैयार की गई। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। फिर अगला है नाग टैंक की बात करें तो नाग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र जो है प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। फिर है धनुष जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 150 किलोमीटर। ये जो है परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता वो है 50 किलोग्राम और ये पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है। अगला है अस्त्र, ये हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 10 से 25 किलोमीटर और ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है। अगला है ब्रह्मोस्त्र, ये सतह से सतह एवं हवा से हवा पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये जो है मारक क्षमता 290 किलोमीटर और भारत के MTCR का सदस्य बनने के बाद 450 किलोमीटर है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे ज़मीन, हवा, समुद्र कहीं से दिन एवं रात में भी लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मोस्कोवा नदी से मिला है। इसका प्रथम सफल परीक्षण है वो जून 2001 में किया गया था। अगला है सागरिका, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। प्रद्युम्न की बात करें तो ये हवा से हवा पर मार करने वाली कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। अगला है सौर्य, ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर और इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। ये जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। फिर आगे युद्धक टैंक और इधर महत्वपूर्ण तथ्य, अगर हम अर्जुन की बात करें तो इस स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसकी भेदन क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर तथा अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैस व विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक की मुख्य विशेषता है। भीम T-90S की बात करें तो यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। भीष्म टैंक जो है ये भारत रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। फिर कर्ण की बात करें तो यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक जो नाभिकीय, जैविक, रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है। अगला है प्रमुख अनुसंधान संस्थानों मुख्यालय, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे BARC बार के नाम से जानते हैं, ये जो है मुंबई में है। फिर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। फिर है राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। फिर है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है।
फिर परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयाँ, भारी जल बोर्ड, इसकी जो है ये मुंबई में है। फिर है नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है मुंबई। फिर है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, ये जादूगोड़ा में है। फिर है विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, ये मुंबई में है। फिर अगला है DRDO द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया, तो मिशन शक्ति 27 मार्च 2019। फिर है अमेरिका, रूस व चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है, तो ये चौथा। फिर है वान्ना क्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है, तो ये साइबर आक्रमण से। फिर है उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, तो लाइ-फाई। फिर है प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, तो बेतार संचार प्रणाली से संबंधित है। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है, तो यह है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फिर है रैनसमवेयर क्या है, तो ये एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर अगला है साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया, तो ये नैन। फिर वाई-मैक्स किससे संबंधित है, तो ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला है कुंभकोणम, तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। फिर अगला है अगर हम देखें संस्थान है, इधर मुख्यालय है। अगर बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है, इसका मुख्यालय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। फिर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका जो स्थापना मतलब इसका जो वो है मुख्यालय वो कलकत्ता में है। फिर है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। फिर है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड, ये वास्को डिगामा, इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, वास्को डिगामा। फिर है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। फिर है आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। फिर है हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम में है। फिर है सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है, तो क्या कहलाता है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कहलाता है। फिर है नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये नारियो तानीगुची ने। फिर है नैनो फोटॉनिक्स किससे संबंधित है, तो ये नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। अगला है वह सामाजिक ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। फिर अगला है नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है, किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट। फिर है बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, तो ICICI बैंक। फिर भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट जो है ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है, तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। फिर अगला है इधर है बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी, इधर अधिकतम रेंज, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसकी अधिकतम रेंज 1000 किलोमीटर से कम है। फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये 1000 से 3000 किलोमीटर। फिर है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 3000 से 5500 किलोमीटर है। फिर है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल,
ये 5500 किलोमीटर से अधिक है। फिर अगला है, अब हम विविध की बात करें, विविध यानी कि मिसलेनियस को देखेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यह सोमनाथ है। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है, तो ये है GSAT-11। फिर अगला है, प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश, ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली GPS, ये अमेरिका में है। फिर कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS, ये चीन में है। फिर गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली, ये यूरोपीय संघ में है। फिर ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, ये रूस में पड़ता है। फिर अगला है, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट, ये जापान में है। फिर अगला है, भारतीय नौवहन प्रणाली IRNSS, समूह में कुल 8 उपग्रह हैं, लेकिन अभी 7 ही सक्रिय है। पहला उपग्रह ARNSS फर्स्ट A है, 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर NAVIC कर दिया गया था। फिर मई 2023 में NBS फर्स्ट उपग्रह को GSLV EF-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट ENVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। इसका उद्देश्य NAVIC की सेवाओं को निरंतरता प्रदान करना है। फिर नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया गया था, तो ये मंगल ग्रह। अगला है, भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा, तो ये गगनयान। फिर चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये 14 जुलाई 2023 को। फिर अगला, चंद्रयान 3 के लैंडर और विक्रम, जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। क्या है, देखो, लैंडर विक्रम को और रोवर प्रज्ञान को। फिर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है, तो यह है लॉन्ग रेंज पॉइंट। जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है, तो ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा। फिर है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है, तो यह आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर है, गोल्डी लॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं सुपर अर्थ कहलाते हैं। फिर अगला है, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाले लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया, तो ये हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर है, तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी, तो ये हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क। फिर है, क्रायोजेनिक ताप से आशय किस ताप से है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री से कम ताप पर। फिर अगला है, भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र, तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS, ये बेंगलुरु में है। फिर नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS, ये पुणे में है। अगला है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी ICS CCB, ये पुणे में है। फिर सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज CSCS, ये हैदराबाद में है। फिर स्कूल ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये कर्नाटक में है। अगला है, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ELVPEI, ये हैदराबाद में है। अगला है, किस वायरलेस तकनीकी के अंतर्गत 2 उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है, तो निकट क्षेत्र संचार NFC। फिर एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया, तो यह जगह नैनीताल उत्तराखंड। फिर सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली
डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हैदराबाद। फिर है भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला है कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल लो एंड हाई एनर्जी एक्स-रे वेव बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? तो ये एस्ट्रोसैट। फिर सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस देश ने पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो चीन जो है कुआफू फर्स्ट। तो ये था। अब हम अगला भारतीय इतिहास अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।